डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय के पश्चात यूरोप में शांति व्यवस्था स्थापित करने हेतु तथा नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा जो यूरोप की विजय करके यूरोप के विभिन्न राजवंश को समाप्त करके उनकी शासन व्यवस्था में परिवर्तन किया गया था, तो इन परिवर्तनों को सुधारने तथा संपूर्ण यूरोप में 1789 से पूर्व की व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास वियना कांग्रेस द्वारा किया गया। वियना कांग्रेस के जो निर्णय थे, एक प्रकार से वह यूरोप में संवैधानिक सुधारों के विरुद्ध, स्वतंत्रता की मांग के विरुद्ध तथा उदारवाद के विरुद्ध थे, क्योंकि वियना कांग्रेस ने जो निर्णय लिए वो निर्णय कहीं न कहीं ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के प्रभाव से लिए गए थे और मेटरनिक नहीं चाहता था कि यूरोप में जनता कहीं भी सुधारों की मांग करे, कहीं भी उदारवादी शासन स्थापित हो। इसलिए यूरोप में 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक प्रतिक्रियावादियों का वर्चस्व रहा। मेटरनिक जैसे निरंकुश शासन के समर्थकों का प्रभाव रहा और यूरोप में प्रतिक्रियावादियों का प्रभाव स्थापित करने और यूरोप में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वियना कांग्रेस ने यूरोप में एक संयुक्त व्यवस्था का प्रावधान किया, जिसे हम इतिहास में यूरोप की संयुक्त व्यवस्था अर्थात कंसर्ट ऑफ यूरोप के नाम से जानते हैं। हम समझना चाहेंगे कि ये यूरोप की संयुक्त व्यवस्था क्या थी। यूरोप की संयुक्त व्यवस्था का अर्थ यह था कि जो नेपोलियन के विरुद्ध 4 बड़े देशों का संघ बना था, जिन्हें हम मित्र राष्ट्र भी कहते हैं, इन 4 बड़े देशों ने, जिनमें ऑस्ट्रिया, रूस, प्रसा और इंग्लैंड सम्मिलित थे, इन चारों ने सम्मिलित रूप से यूरोप में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु एक सामूहिक व्यवस्था का प्रावधान किया, जिसे हम यूरोप की संयुक्त व्यवस्था कहते हैं। इन चारों बड़े देशों ने यह तय किया कि यूरोप में शांति व्यवस्था बनाए रखना, यूरोप को युद्धों से बचाना, यूरोप में क्रांति को रोकना, इन सब के लिए चारों बड़े देश सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे। इसलिए जो यूरोप की संयुक्त व्यवस्था थी, उसके जो मुख्य उद्देश्य थे वो इस प्रकार थे। नंबर 1, यूरोप में शांति व्यवस्था बनाए रखना। नंबर 2, यूरोप में राष्ट्रीयता एवं स्वतंत्रतावादी या हम कह सकते हैं कि संवैधानिक सुधारों पर अंकुश लगाना। मित्र राष्ट्रों का जो आपसी सहयोग है उसे बनाए रखना और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यूरोप के जो 4 बड़े देश थे, उन्होंने संयुक्त रूप से 2 व्यवस्थाएं स्थापित की, 2 व्यवस्थाएं दी गई। उनमें पहली व्यवस्था थी पवित्र संघ और दूसरी व्यवस्था थी चतुर्मुख मित्रमंडल, जो बाद में पंचमुख मित्रमंडल बन गया था। पवित्र संघ जो था, यह एक प्रकार से ईसाई धर्म के सिद्धांतों के आधार पर जनता पर शासन करने को लेकर था। यद्यपि कई इतिहासकार यह मानते हैं कि पवित्र संघ की जो अवधारणा थी वह यूरोप में पहले भी इस तरह की अवधारणा प्रकट की गई थी, क्योंकि यूरोप में जो दार्शनिक विचारधारा थी उनका कहना था कि यूरोप में जो शासक वर्ग द्वारा किया जाता है वह जनता के हितों को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है, जनता के मध्य भाईचारे का व्यवहार नहीं किया जाता है। ऐसी ही एक योजना जो है
फ्रांस के शासक रहे पूर्व में हेनरी चतुर्थ ने भी और उसके मंत्री शैली ने ऐसी योजना दी थी। अर्थात 1600 ईस्वी के आसपास जो फ्रांस का शासक था हेनरी चतुर्थ और उसका मंत्री शैली, उसने एक योजना प्रस्तुत की थी जिसे इतिहास में हेनरी चतुर्थ की महान योजना द ग्रैंड डिजाइन ऑफ हेनरी फोर्थ के नाम से जाना जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था भाईचारे के सिद्धांत के अनुसार यूरोप में शांति व सौहार्द बनाए रखना। परंतु 1610 में हेनरी चतुर्थ की मृत्यु हो गई और यह योजना कार्यान्वित नहीं हो सकी। इसी तरह की योजना 1613 में सेंट पियरे नामक पादरी ने भी प्रतिपादित की थी। सेंट पियरे का कहना था कि आपसी वार्तालाप और आपसी विचार विमर्श से मतांतरों को सुलझाना चाहिए। इन्हीं दो विचारों को आगे बढ़ाते हुए 26 सितंबर 1815 में जार अलेक्जेंडर प्रथम ने एक योजना प्रस्तुत की और अपनी घोषणा में उसने यूरोप के राजाओं से आग्रह किया कि वे ईसाई धर्म के पवित्र सिद्धांतों के आधार पर जनता पर शासन करें। राजा और जनता के संबंध आपस में पिता और पुत्र के समान होनी चाहिए। ये योजना जो अलेक्जेंडर प्रथम ने दी और इसी योजना को क्रियान्वित करने के लिए अलेक्जेंडर प्रथम ने पवित्र संघ की स्थापना की। इस तरह हम समझ सकते हैं कि पवित्र संघ का जो उद्देश्य था वो यह था कि ईसाई धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जनता पर शासन करना और प्रजा और राजा के संबंधों को पिता और पुत्र की तरह बनाए रखना। और जिन देशों ने इस योजना को स्वीकार किया वह पवित्र संघ के सदस्य बन गए। यद्यपि इस योजना को राजनीतिक दृष्टि से ज्यादा समर्थन नहीं मिला, परंतु फिर भी उस समय जो बड़े देश थे उन्होंने जार को संतुष्ट करने के लिए या हमें कहें जार की प्रसन्नता के लिए इस योजना को स्वीकार किया। यद्यपि इंग्लैंड ने इस योजना को पूर्णतया कभी भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इंग्लैंड के विदेश मंत्री लॉर्ड कैसले और प्रधानमंत्री लिवरपूल ने इस योजना के संदर्भ में लिखा कि जार का मस्तिष्क पूरी तरह से ठीक नहीं है और उन्होंने इसे व्यर्थ की बकवास और रहस्यवाद कह करके इसकी आलोचना की। फ्रांस का जो प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ था तैलरान, उसने भी इसे एक हास्यास्पद समझौता कहा। यद्यपि यह कोई समझौता और या संधि नहीं थी, ये तो एक विचारधारा थी और जिसके आधार पर यूरोप में जार अलेक्जेंडर प्रथम ने शांति बनाए रखने तथा शासन चलाने का एक सुझाव रखा था। तुर्की ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया क्योंकि तुर्की मुस्लिम देश है और इसलिए इस ईसाई धर्म के अनुसार शासन करना तुर्की के लिए उसकी शरीयत के विरुद्ध था। पोप ने भी यह योजना स्वीकार नहीं की क्योंकि पोप का मानना यह था कि धार्मिक मामलों में वह सर्वोच्च है और ये नियम जो है किसी राजा ने बनाए हैं, इसलिए पोप इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। इस तरह यह योजना ज्यादा सफल नहीं हो पाई, परंतु जब तक जार जीवित रहा यह योजना किसी न किसी तरह चलती रही और 1825 में जार की मृत्यु के बाद यह योजना भी समाप्त हो गई। यूरोप में शांति व्यवस्था बनाए रखने में जो महत्वपूर्ण योजना थी या महत्वपूर्ण व्यवस्था थी वह थी चतुर्मुख मित्र मंडल, जो कालांतर में पंचमुख मित्र मंडल बन गया था। चतुर्मुख मित्र मंडल की योजना ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा प्रस्तुत की गई थी। 20 नवंबर 1815 को मेटरनिख ने इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया तथा प्रसा के सहयोग से एक योजना प्रस्तुत की और चारों देशों ने इस योजना पर हस्ताक्षर कर दिए। इस योजना के उद्देश्य थे फ्रांस को पुनः सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली होने से रोकना
फ्रांस के क्रांतिकारी विचारों को यूरोप में फैलने से रोकना, क्योंकि मेटरनिख नहीं चाहता था कि फ्रांस के जो उदारवादी और क्रांतिकारी विचार हैं वह यूरोप में फैले। तो जो चतुर्मुख मित्रमंडल की योजना थी, इसमें 4 बड़े देश ऑस्ट्रिया, रूस, पर्सा और इंग्लैंड सम्मिलित थे। और इस योजना का उद्देश्य भी यही था कि यूरोप के ये 4 बड़े देश यूरोप में शांति व्यवस्था बनाए रखने में योगदान दें, और इसलिए इसको चतुर्मुख मित्रमंडल कहा गया। चतुर्मुख मित्रमंडल के जो प्रमुख उद्देश्य थे, उनमें पहला उद्देश्य था कि फ्रांस में नेपोलियन के वंशजों को गद्दी पर बैठने से रोकना। दूसरा मुख्य उद्देश्य था फ्रांस में क्रांतिकारी विचारों को, जो फ्रांस में क्रांतिकारी विचार पैदा हुए थे और फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, उन विचारों को यूरोप में फैलने से रोकना, और उन विचारों को रोकने के लिए सामूहिक कार्रवाई करना। तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था वियना कांग्रेस के निर्णयों को यूरोप में कठोरता से लागू करना। अगला उद्देश्य था यूरोप में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु सामूहिक प्रयास करना। और सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य था कि यूरोप में जो भी मतभेद या जो भी समस्याएं उत्पन्न हों, उन समस्याओं को चारों बड़े देश आपस में मिल बैठकर सुलझाएंगे, तथा इसके लिए वह सम्मेलनों का आयोजन करेंगे, सभाओं का आयोजन करेंगे, कांग्रेस का आयोजन करेंगे, और तब उन समस्याओं का समाधान करेंगे। तो चतुर्मुख मित्रमंडल द्वारा यूरोप की समस्याओं को सुलझाने हेतु जो प्रमुख सभाएं की गई, सभाओं को हम सम्मेलन या कांग्रेस भी कहते हैं। तो इसलिए इस अवधि को, जिस अवधि में यूरोप की समस्याओं को सुलझाने हेतु सम्मेलनों का अर्थात कांग्रेस का आयोजन किया गया, उसको एक कांग्रेस युग भी कहते हैं। तो जो ये यूरोप के 4 बड़े देश थे, जो चतुर्मुख मित्रमंडल था, वह कालांतर में पंचमुख मित्रमंडल में परिवर्तित हो गया था, क्योंकि फ्रांस को भी इसमें सम्मिलित कर लिया था। इसलिए जहां पहले 4 बड़े देश इस मित्रमंडल में सम्मिलित थे, तब वह चतुर्मुख मित्रमंडल कहलाता था। जब 5वां देश फ्रांस इसमें सम्मिलित कर लिया गया, तब यह पंचमुख मित्रमंडल कहलाया। इस मित्रमंडल ने यूरोप की समस्याओं को सुलझाने के लिए समय समय पर कांग्रेस का जो आयोजन किया, उनमें प्रथम कांग्रेस थी एक्स ला शापेल की कांग्रेस। इस कांग्रेस का आयोजन 1818 में किया गया, क्योंकि इस समय तक जो है फ्रांस ने मित्र राष्ट्रों द्वारा जो क्षतिपूर्ति की राशि उस पर लगाई गई थी, उस राशि को अदा कर दिया था, और वियना कांग्रेस के निर्णयों का फ्रांस पूर्णतया पालन कर रहा था। इसलिए फ्रांस में जो सेना ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के नेतृत्व में वहां ठहरी हुई थी, उसको भी वापस बुलाने के संदर्भ में विचार करना था। तो इसलिए यह सम्मेलन बुलाया, कांग्रेस आयोजित की गई। इस कांग्रेस में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, उनमें पहला निर्णय था कि फ्रांस को भी चतुर्मुख मित्रमंडल में सम्मिलित कर लिया गया, और तब इसका नाम बदलकर पंचमुख मित्रमंडल हो गया। यद्यपि इस सम्मेलन में जो मतदान का अधिकार था केवल 4 बड़े देशों को ही था, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस व पर्सा को। मित्र राष्ट्रों को आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए एक बोर्ड गठित कर दिया गया। साथ ही साथ नॉर्वे और डेनमार्क के संबंध में जो निर्णय थे, उन्हें स्वीडन के राजा ने स्वीकार नहीं किया था, अतः स्वीडन के राजा के विरुद्ध एक अवज्ञा का कारण जानने का प्रस्ताव पारित किया गया। जर्मन संघ के एक राज्य जो हेस का राजा था, उसे इलेक्टर की उपाधि दी गई। यद्यपि इलेक्टर हेस का राजा की उपाधि चाहता था, परंतु उसे केवल इलेक्टर की उपाधि ही दी गई। इस तरह यह कांग्रेस एक तरफ से कह सकते हैं कि सफल रही, जैसा कि मेटरनिख ने कहा
कि मैंने अपने जीवन में इतनी सुंदर कांग्रेस कभी नहीं देखी, और उसने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। परंतु यह भी सत्य है कि एक्स ला सापेल की कांग्रेस से ही मित्र राष्ट्रों में मतभेद उजागर होने प्रारंभ हो गए थे, क्योंकि यूरोप में ऑस्ट्रिया, प्रसा व रूस जो थे, यूरोप के विभिन्न देशों की आंतरिक समस्याओं में हस्तक्षेप करना चाहते थे और एक प्रकार से पुलिस की तरह शासन करना चाहते थे। परंतु इंग्लैंड ने इसका विरोध किया, इसलिए इनके मतभेद उभरने शुरू हो गए। दूसरा बिंदु था, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्पेन के कई उपनिवेश थे जो कि स्पेन के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर रहे थे। स्पेन का शासक फर्डिनेंड सप्तम इन विद्रोहों का दमन करना चाहता था और विद्रोहों के दमन के लिए वह मित्र राष्ट्रों से सैनिक सहायता चाहता था। इस संदर्भ में फ्रांस और रूस स्पेन की सहायता करना चाहते थे, किंतु इंग्लैंड ने इसका विरोध किया। इसका कारण यह भी था कि इंग्लैंड का इन उपनिवेशों से व्यापार चलता था और यदि इन उपनिवेशों पर पुनः स्पेन का शक्तिशाली शासन स्थापित हो जाता तो इससे इंग्लैंड का व्यापार प्रभावित हो सकता था। इसलिए इंग्लैंड ने इसका विरोध किया कि स्पेन के उपनिवेशों में कोई भारी सेना हस्तक्षेप न करे। जैसे कि मैंने बताया था कि वियना कांग्रेस में यह भी निर्णय लिया गया कि दास व्यापार अमानवीय है और इसको समाप्त किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में इंग्लैंड चाहता था कि वह समस्त देशों की जहाजों की तलाशी ले, परंतु ऑस्ट्रिया और रूस इसके लिए तैयार नहीं थे। साथ ही साथ और भी बिंदु थे, जैसे समुद्री डाकों का प्रश्न। यह था कि समुद्री डाकों के विरुद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा तैयार किया जाए, परंतु इंग्लैंड ने इसका विरोध किया, क्योंकि समुद्री डाकू इंग्लैंड के जहाजों को कम लूटते थे, क्योंकि इंग्लैंड की नौसेना शक्तिशाली थी, इसलिए इंग्लैंड ने इसका विरोध किया। इस तरह इस सम्मेलन में आपसी मतभेद सामने तो आए, परंतु इनका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरी जो महत्वपूर्ण कांग्रेस थी वो थी ट्रोपो कांग्रेस या ट्रोपा कांग्रेस, जो 1820 में आयोजित की गई। इस कांग्रेस को आयोजित करने का जो उद्देश्य था वो था कि स्पेन, पुर्तगाल और नेपल्स की जो जनता थी, उन्होंने अपने राजाओं के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था, क्योंकि इन देशों की जनता सुधार चाहती थी और चाहती थी कि उन्हें उदारवादी शासन स्थापित किया जाए। परंतु मेटरनिख नहीं चाहता था कि किसी भी देश में संवैधानिक सुधार हो, जनता को शासन में अधिकार मिले। इसलिए मेटरनिख चाहता था कि जिन देशों में भी जनता विद्रोह कर रही है, उन विद्रोहों का सख्ती से दमन किया जाए। और ट्रोपा कांग्रेस में यह प्रस्ताव पारित कर लिया गया, जिसे ट्रोपो प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं या ट्रोपा प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें यह अधिकार जो है ऑस्ट्रिया को मिल गया कि वह जिन देशों में भी विद्रोह हो रहा हो, सैनिक शक्ति के द्वारा उन विद्रोह का दमन कर सकता है, उन राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचल सकता है। इस तरह ट्रोपा प्रोटोकॉल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ऑस्ट्रिया के पक्ष में रही और मेटरनिख को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह सैनिक शक्ति का प्रयोग करके क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचल सकता है। यद्यपि इंग्लैंड इस नीति का विरोध करता था, परंतु बहुमत के आधार पर ऑस्ट्रिया को यह अधिकार मिल गया। तीसरी जो महत्वपूर्ण कांग्रेस थी लाइबाख कांग्रेस, जो 1821 में आयोजित की गई। इस सम्मेलन में मेटरनिख को नेपल्स और पीडमांट के विद्रोह को दबाने का अधिकार प्रदान किया गया। यद्यपि जैसे मैंने कहा, इंग्लैंड ने फिर इसका विरोध किया, परंतु वह मेटरनिख के बढ़ते प्रभाव को कम करने में असफल रहा और इस तरह ऑस्ट्रिया ने अपनी सैनिक शक्ति के बल पर नेपल्स के क्रांतिकारी आंदोलन को पूरी तरह कुचल दिया और वहां के राजा फर्डिनेंड को पुनः गद्दी पर बिठाया। पीडमांट के विद्रोह का भी सफलतापूर्वक दमन कर दिया गया और इस तरह इटली पर जो है ऑस्ट्रिया का प्रभाव स्थापित
हो गया। चौथी जो कांग्रेस आयोजित हुई यूरोप में वह थी वेरोना कांग्रेस, जो 1822 में आयोजित की गई। इस कांग्रेस को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, स्पेन के उपनिवेशों की समस्या और एक प्रमुख सिद्धांत जो जिसे हम मुंडो सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो जो वेरोना कांग्रेस आयोजित की गई उस समय क्या था, 1821 ईस्वी में यूनान के लोगों ने तुर्की के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, क्योंकि यूनान उस समय तुर्की के अधिकार में था। क्योंकि रूस यूनान की सहायता करना चाहता था। रूस द्वारा यूनान की सहायता करने के पीछे एक उद्देश्य यह भी था कि रूस जो है कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। दूसरा, यूनान के जो निवासी थे वो धार्मिक दृष्टि से रूस के ज़्यादा निकट थे, इसलिए भी रूस यूनान की सहायता करना चाहता था। परंतु ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड ने इसका विरोध किया, क्योंकि ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि यूनान पर रूस का प्रभाव स्थापित हो और इंग्लैंड यह नहीं चाहता था कि रूस को समुद्र तक आने का जो रास्ता मिल सके। इसलिए इस यूनान के प्रश्न पर जो है कोई समुचित निर्णय इस कांग्रेस में नहीं लिया जा सका। दूसरी महत्वपूर्ण समस्या थी स्पेन की समस्या। स्पेन में जैसे मैंने बताया था कि जब विद्रोह हुआ तो स्पेन के विद्रोह का तो दमन हो गया, परंतु स्पेन के जो उपनिवेश थे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, स्पेन चाहता था कि मित्र राष्ट्र उसकी सैनिक सहायता करें, जिससे वह अपने दक्षिण अमेरिकी उपनिवेशों के विद्रोह का दमन कर सके। परंतु इंग्लैंड ने इसका विरोध किया। इसका परिणाम यह हुआ कि स्पेन के उपनिवेशों के मामले में स्पेन को मित्र राष्ट्र से कोई मदद नहीं मिल सकी। अभी जो है विचार विमर्श हो ही रहा था कि इसी बीच मुनरो जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, मुनरो ने 1823 में यह घोषणा की कि अमेरिका अमेरिका वासियों का है, हम दक्षिणी अथवा उत्तरी अमेरिका में किसी बाह्य यूरोपीय हस्तक्षेप को सहन नहीं कर सकते। अर्थात अमेरिकी राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति मुनरो ने यह घोषणा की कि यदि कोई भी यूरोपीय देश उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका के किसी भी राज्य में या देश में हस्तक्षेप करता है तो हम इसको सहन नहीं करेंगे और इसका विरोध करेंगे। इसका परिणाम यह हुआ कि स्पेन के उपनिवेशों के विद्रोह को दबाने में स्पेन को मित्र राष्ट्रों की सहायता नहीं मिल पाई। इसका परिणाम इस संदर्भ में बहुत बहस इस मुंडो सिद्धांत पे हुई है, इसका आप अलग से भी अध्ययन कर सकते हैं। और इसका परिणाम यह हुआ कि वेरोना कांग्रेस किसी भी तरह पूर्णतः सफल नहीं हो पाई। अब जो यूनान का प्रश्न था और जो पूर्वी समस्या अर्थात तुर्की से संबंधित जो समस्या थी उस पर विचार विमर्श करने के लिए जार के आग्रह पर, रूस के जार के आग्रह पर 1825 में सेंट पीटर्सबर्ग में एक कांग्रेस का आयोजन किया गया। पहले तो इस कांग्रेस को 1824 में आयोजित होना था, परंतु इंग्लैंड की अनुपस्थिति के कारण यह स्थगित कर दी गई, इसलिए 1825 में इसे पुनः आमंत्रित किया गया। इस बार भी इसमें ऑस्ट्रिया, रूस, पर्सा और फ्रांस ने ही भाग लिया, परंतु तुर्की के प्रश्न पर रूस व ऑस्ट्रिया का परस्पर विरोधी रुख था, क्योंकि तुर्की में ऑस्ट्रिया भी नहीं चाहता था कि रूस का हस्तक्षेप ज्यादा हो। इस कारण तुर्की के प्रश्न पर ऑस्ट्रिया ने रूस का विरोध किया। परिणाम स्वरूप जार ने घोषित किया कि भविष्य में वह मित्र राष्ट्रों की सलाह के अनुसार नहीं बल्कि अपने देश के हितों के अनुसार कार्य करेगा, और इस तरह यह सम्मेलन असफल रहा और इसी के साथ यूरोप में सम्मेलनों का युग अर्थात कांग्रेस का युग भी समाप्त हुआ।